नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स में। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर एनालिसिस, द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। उस वेक्टर एनालिसिस में हमने आपको सिखाए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने सीखा पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश, इक्वल वेक्टर्स, समान सदिश, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर्स, नल वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स। और हमने आपसे कहा था कि ये जो आपका वेक्टर है यूनिट वेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वेक्टर एनालिसिस का। और ऑर्थोगोनल वेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो आज हम वेक्टर को थोड़ा सा और इन दोनों वेक्टर्स के साथ एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हम यहाँ पर इस यूनिट वेक्टर का क्या यूज कर सकते हैं और ऑर्थोगोनल वेक्टर का क्या यूज कर सकते हैं और इसे हम कैसे और ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास दो फीचर्स होते हैं, वन मैग्नीट्यूड, अनदर वन डायरेक्शन। देखिए, वेक्टर बना है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और हमने आपको बताया था कि अगर ये एक वेक्टर है तो इसमें जो लेंथ है ये लेंथ आपको बताती है मैग्नीट्यूड के बारे में, और ये जो एरो का हेड है ये हमें बताता है डायरेक्शन। ओके, तो ये दो चीजें हमें पता है। अब इसको थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कल कहा कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और उसमें हमने ये देखा कि हर सिस्टम के साथ 1 जरूर अटैच्ड होता है। जैसे कि मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया और ये आपका एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है और मैंने कहा ये 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट। तो यहां से लेकर यहां तक की इसकी लेंथ जो है ये हमें 5 मीटर मिलेगी, और ये जो एरो है ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। अब इसे हम 5 into 1 लिख सकते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो 5 into 1 में 1 तो आपके पास है ही है। अगर हम इस 5 को हटा देते हैं तो हमारे पास केवल बचता है डायरेक्शन और बचता है 1। तो 1 क्या है? मैग्नीट्यूड। ये एरो क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। तो अभी हमने देखा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर उसके ऊपर से एरो हटा दिया जाए तो वह केवल हमें उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। जैसे हमने लिखा ये, तो इसे हम पढ़ेंगे वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए। अब मैंने यहां पर केवल लिखा ए, तो ये क्या बताएगा? अब इसमें से देखिए ये डायरेक्शन क्या हुआ? रिमूव हो गया। अब किसी भी क्वांटिटी से अगर डायरेक्शन को हटा दीजिए तो डायरेक्शन को हटाने के पास केवल उसके पास परिमाण बचता है, मैग्नीट्यूड बचता है। तो अब ये जो है ये लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सदिश ए का परिमाण। ओके, अब बात करते हैं दिशा की। तो हमने देखा कि ये जो आपको एरो दिख रहा है यही दिशा बताता है, और इस एरो को हम अपने यूनिट वेक्टर के ऊपर लगाते हैं। तो अगर हमने लिखा है ए कैप, तो ये आपको बताता है यूनिट वेक्टर ए।
unit vector A having only direction and magnitude इक्वल टू 1, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और केवल क्या शो करे, डायरेक्शन। तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो वेक्टर है इसमें दो क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और ये केवल डायरेक्शन को बताता है, तो ये है उसका डायरेक्शन। तो अगर हम इस वेक्टर ए को एक साथ दिखाएं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो जिसमें डायरेक्शन भी हो, तो हम अपने वेक्टर ए को ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप। तो देखिए बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो ए है ये बताता है हमें परिमाण के विषय में, और ये जो ए कैप है ये हमें बताता है डायरेक्शन के विषय में, और ये जो वेक्टर ए है ये हमें बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। तो अभी आपने देखा कि किसी भी वेक्टर में किस तरह से यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व्ड रहता है, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। जब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल के विषय में, तो चलिए हम देखते हैं ऑर्थोगोनल को इस तरह से हम कैसे डिजाइन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब निर्देशांकों वाला सिस्टम, जिसके पास 3 तरह के तल उपस्थित हैं। जैसे कि हम यहां पर बात करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारे कमरे का कॉर्नर है, ये हमारे कमरे की फर्श है, ये हमारे कमरे की वन साइड की वॉल है और ये दूसरे साइड की वॉल है। तो कमरे में ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर जुड़े रहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 तल हैं। एक हमारे पास एक्स वाई ये वाला प्लेन है, दूसरा हमारे पास एक्स जेड जो कि ये दिख रहा है आपको, और तीसरा आपके पास वाई जेड जो कि ये दिख रहा है आपको। तो आपके पास 3 प्लेन्स हैं, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन। अब बात करते हैं कि जब हम सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाएंगे तो हमने आपको बताया था इस डायरेक्शन में हम चूज करते हैं अपना एक यूनिट वेक्टर जो कि सिर्फ एक्स की दिशा को बताएगा, वो होता है आई कैप। वाई की दिशा को बताने के लिए हमने जो वेक्टर रिप्रेजेंट किया था वो था हमारा जे कैप, और जेड की जो डायरेक्शन है उसे बताने के लिए हमने यूज किया है के कैप। तो हमारे पास 3 ऑर्थोगोनल का मतलब लंब कोणीय, एक दूसरे से परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। एक है आई कैप, दूसरा जे कैप और तीसरा के कैप। ये एक्स के डायरेक्शन को, ये वाई के डायरेक्शन को और ये जेड के डायरेक्शन को शो करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही हैं तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आपने यहां पर एक पॉइंट देखा और इस पॉइंट की लोकेशन है 2 और डायरेक्शन है x। तो 2 लोकेशन को जब आप x पर ले जाएंगे तो आप एक वेक्टर की सहायता से उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने कहा कि 2 मीटर इन x डायरेक्शन, 2 मीटर इन x डायरेक्शन। तो जैसे ही आप देखेंगे 2, तो 2 हमें बताता है मैग्नीट्यूड। ये देखिए आई कैप जो हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो अगर हमने कहा 2 यूनिट इन x डायरेक्शन तो आप सीधे सीधे लिखेंगे 2 आई कैप, जिसमें 2 मैग्नीट्यूड है, आई कैप डायरेक्शन है। ओके। दूसरा, अगर आप यहां पर होते इस लोकेशन पर और इस लोकेशन पर लिखा होता 3, जैसे 0 1 2 3, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये सिस्टम शो करना है कि आपको बताना है आप जेड एक्सिस पे 3 यूनिट के डिस्टेंस पर हो। तो जेड एक्सिस पर 3 यूनिट की डिस्टेंस पर होने का मीनिंग है
3 मैग्नीट्यूड और जेड का डायरेक्शन के कैप। तो इस तरह से हमने ये डायरेक्शन बनाया। ऐसे ही अब वाई पर होंगे तो वाई के लिए जे कैप से शो कर लेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा और ज्यादा हम इसको इन्वॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि आप इस प्लेन पे हैं, यहां पर हैं, तो यहां पर जब आप हैं तो आप x से भी कुछ डिस्टेंस रखते हैं और y से भी कुछ डिस्टेंस रखते हैं। जैसे कि ये हम पहुंच गए x और ये हम पहुंच गए y। तो यहां पर लोकेशन मिल रही है 3 और यहां पर लोकेशन मिल रही है 4, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इस पॉइंट का लोकेशन हो गया 3,4। तो जबकि आप देख पा रहे हैं ये है 3,4। तो ऐसी कंडीशन में इसके पास दो कोऑर्डिनेट हैं, x, y, जिसको आप कहते थे भुज और कोटि, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। तो यहां पर दो कोऑर्डिनेट हैं 3,4 और हमें इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है। तो जब हम इस पॉइंट की लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो इसमें हमारे पास दो डायरेक्शन है, I भी है और J भी है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे 3 और 4, x के लिए I कैप, y के लिए j कैप, और क्योंकि दोनों सम्मिलित हैं इसलिए प्लस। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 3i + 4j। अगर हमारा कोई पॉइंट इस लोकेशन पर है तो देखिए ये z एक्सिस से कुछ दूरी पर है और x एक्सिस से कुछ दूरी पर है। मान लेते हैं ये 5 यूनिट पर है और ये भी 5 यूनिट पर है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो पॉइंट है इसके पास क्या क्या है, x और दूसरा z। तो x, z। अब जबकि इसके पास x, z है तो इसका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करने वाले हैं, x पर 5 यूनिट, z पर 5 यूनिट, x डायरेक्शन I कैप, z डायरेक्शन k कैप, और दोनों का एक साथ होना प्लस। ऐसे ही आप एक पॉइंट यहां पर ले लें तो ये हमारा z से कुछ डिस्टेंस रखता है और ये हमारा y से कुछ डिस्टेंस रखता है। ऐसी कंडीशन में मान लीजिए यहां पर 2 यूनिट है और यहां पर भी 2 यूनिट है, तो आप क्या पाएंगे, इसका लोकेशन y, z, y, z। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप, कितना है y पे 2 यूनिट मैग्नीट्यूड, कितना है z पे 2 यूनिट मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, a कैप। तो यहां पर कौन सा कैप है, j कैप, और यहां पर है k कैप, और क्योंकि दोनों एक साथ हैं इसलिए प्लस। अब मान लीजिए कि आप ना इस प्लेन पे हो, यानी कि हमारी जो सिस्टम है जिसको हम यहां पर रख रहे हैं वो ना तो इस प्लेन पे है, ना इस प्लेन पे है, ना इस प्लेन पे है। जैसे इस प्लेन की बात करें तो हो सकता है कि एक छिपकली होती और चल रही होती, आपने अचानक देखा तो ये लोकेशन थी। इस प्लेन पर भी कुछ था, इस पर चींटियां चल रही थी। लेकिन अब हमारे पास एक उड़ने वाली चीज है, तो उड़ने वाली चीज हमारे स्पेस में आएगी, और जैसे ही वो स्पेस में आएगी तो वो इस बोर्ड के बाहर आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये इस तरह से आएगा। तो इसके पास, इस पॉइंट के पास आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ दूरी इससे भी रखता है, कुछ इससे भी और कुछ इससे भी, यानी कि तीनों एक्सिस के साथ ये कुछ ना कुछ डिस्टेंसेस बनाता है। तो मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y, z। जब तीनों एक्सिस में जाएंगे तो x, y, z। यहां पर हमने समझा x, y, x, z, y, z। और जब तीनों एक्सिस में यानी कि फ्री स्पेस में आएंगे तो 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, x, y, z। अब इस x, y, z की कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, तो हम यहां पर सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए इनकी वैल्यू है 2, 3 और 4। तो इसके लिए आप क्या यूज करने वाले हैं, 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। और अब बात करते हैं डायरेक्शन की। x एक्सिस में I कैप, j कैप एंड k कैप। तो ये हमारा सिस्टम आ जाता है
ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। तो इस तरह से हम इन आई कैप, जे कैप और के कैप से किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो एक लाइन पर है तो एक्स या वाई या जेड हो सकता है। अगर वो किसी प्लेन पे है तो वो एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स हो सकता है। और अगर वो स्पेस में है तो एक्स, वाई और जेड तीनों में होगा, उसके पास तीनों क्वांटिटीज इन्वॉल्व रहेंगी। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमारे वेक्टर में यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से घुला हुआ है। यह है हमारा यूनिट वेक्टर। फिर मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे एक और अपने स्पेशल वेक्टर के बारे में, जो कि है हमारा पोजीशन वेक्टर। तो चलिए बात करते हैं पोजीशन वेक्टर के विषय में। पोजीशन, किसी भी सिस्टम की पोजीशन के लिए आपके पास दो चीजों का होना बहुत अनिवार्य है। पहला पॉइंट यह है कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें आप बैठकर उस पोजीशन को देख सकें। तो ऐसा सिस्टम जिसमें बैठकर आप पोजीशन को चेक करते हैं उसे हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम, निर्देश तंत्र। और दूसरा, एक ऐसा लोकेशन जहां पर बैठकर, एक है सिस्टम जिसमें बैठकर और दूसरा है लोकेशन जहां पर बैठकर आप किसी व्यक्ति वस्तु की पोजीशन को मेंशन करने वाले हैं, उसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, यानी कि संदर्भ बिंदु। तो जिसमें बैठकर देखा जाए निर्देश तंत्र, जहां बैठकर देखा जाए संदर्भ बिंदु। तो इन दोनों चीजों का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जहां से हम देख रहे हैं वहां से ही हम पोजीशन को डिसाइड कर सकते हैं। जब तक हमारे पास व्यूअर नहीं होगा तब तक हम पोजीशन को डिसाइड नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं अपना पोजीशन वेक्टर। हमारे पास एक पॉइंट है और हमें इस पॉइंट का पोजीशन बताना है कि ये पॉइंट कहां है। तो मैंने आपसे कहा कहां है होने के लिए हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें बैठकर हम देख सकें। तो हमने यहां पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से एक सिस्टम बनाया एक्स वाई जेड। हम इस सिस्टम के अंदर बैठकर देखने वाले हैं। फिर डिसीजन लेने के लिए हमने इसमें एक लोकेशन को सेट किया जहां पर हम बैठने वाले हैं, और ये वो लोकेशन है जहां पर एक्स, वाई और जेड तीनों आकर मिलते हैं। और इसको हम मूल बिंदु भी कहते थे, ओरिजिन। तो अब अगर हम यहां पर बैठकर डिसाइड करते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, और मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये स्पेस में है, तो स्पेस में होने की वजह से इसके पास एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई भी है और जेड भी। तो चलिए देखते हैं, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर मान लेते हैं यहां पर पहुंचा। और परपेंडिकुलर अगर यहां पे पहुंच रहा है तो इससे हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इससे हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखने में आपको ये परपेंडिकुलर नहीं लग रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये 90 डिग्री के एंगल पर ही है, क्योंकि ये आपका एक 3D डायग्राम है। अब इस पॉइंट पर जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं एक्स एक्सिस से ये कुछ डिस्टेंस रखता है और वाई एक्सिस से भी ये कुछ डिस्टेंस रखता है। तो इसके पास एक्स कॉमा वाई है यहां पर, लेकिन हम इसकी पोजीशन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इसके पोजीशन के बारे में। ये पॉइंट है पी। तो आप देखें कि x से कुछ डिस्टेंस है, y से कुछ डिस्टेंस है और कुछ हाइट भी है इसके पास। तो x से डिस्टेंस ये हिस्सा आपको कहां पे मिल रहा है, y पे, तो ये y हो गया। y से डिस्टेंस तो ये आपका x हो गया, और ये जो हाइट आपको दिख रही है ये आपकी z हो जाती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति यहां पर बैठकर इसे देखेगा तो इसका आईज यहां पर होगा और इसको इस डायरेक्शन में ऐसे देखेगा। क्लियर? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ओरिजिन से चलकर उस लोकेशन जहां पर वो पॉइंट है पहुंचने वाला जो वेक्टर है, इसी का नाम हमने पोजीशन वेक्टर रखा है। कहां से चलेगा, ओरिजिन से, और कहां पहुंचेगा,
उस लोकेशन पर जहां वस्तु रखी हुई है। ओके, तो ये जो आपका है ये होता है पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर के लिए हम एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं यहां पर आर से। तो मान लीजिए कि यहां आप देख पा रहे हैं एक्स और वाई है और तीसरा जेड है, तो इसके पास एक्स वाई जेड तीनों इन्वॉल्व हैं। अब एक्स वाई जेड इन्वॉल्व हैं और हम इसे वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान है। यहां पर एक्स वाई जेड ये तीनों ही हमारे इस वेक्टर में हैं, यानी कि आर में है, और आर हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो देखिए एक्स का डायरेक्शन आई कैप, वाई का डायरेक्शन जे कैप और जेड का डायरेक्शन के कैप से लेते हैं, और क्योंकि तीनों इसमें इन्वॉल्व हैं तो तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो पॉइंट था, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो इस तरह से बन गया एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो इसमें आप देख पा रहे हैं एक्स आई कैप, ए कैप, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, सब कुछ इन्वॉल्व है। इसी वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, एक वेक्टर कह पा रहे हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं इस लोकेशन की, यानी कि जिसको मैंने देखने के लिए बैठाला है वो यहीं पर है, लेकिन पॉइंट यहां पर है। तो हमने आपसे कहा जहां पर बैठकर देख रहे हैं वहां से वेक्टर लेके चलेंगे और वहां तक पहुंचाएंगे जहां पर हमें उस लोकेशन को ट्रेस करना है। तो हम अपना वेक्टर ऐसे बनाने वाले हैं ये। तो जब हम इस वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो इसके पास भी आप देख सकते हैं कि ओरिजिन से चला और यहां पहुंचा, और इसके पास केवल एक्स वाई है। इस वजह से ये वाला जो वेक्टर है ये हमें बताएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको किसी भी बिंदु के निर्देशांक पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, तो कोऑर्डिनेट्स पता होने के कंडीशन में आप बहुत ही आसानी से उसके वेक्टर को डिजाइन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो वेक्टर है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो जैसे मैंने कहा कोऑर्डिनेट है 2, 4, 6, तो वेक्टर क्या बन जाएगा, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। मैंने कहा कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, -4, -7। ऐसी कंडीशन में वेक्टर बनेगा 3i कैप, x वाला हिस्सा लगाएंगे प्लस, लेकिन -4 है, j कैप प्लस -7k कैप। आप इसको रिजॉल्व करके लिख सकते हैं 3i कैप प्लस माइनस 4j कैप -7k कैप। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आपका जो वेक्टर है वो इस तरह से इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो किसी भी सिस्टम का जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम कैसे देखेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां से बैठकर देख रहे हैं वहां से चलना है और उस लोकेशन तक पहुंचना है जहां पर वो वस्तु या व्यक्ति स्थिर है। जब आप इसको चेंज कर देते हैं तो पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाता है। यानी कि अगर आप यहां पर बैठकर देखेंगे तो इसकी पोजीशन अलग होगी, अगर यहां से बैठकर देखेंगे तो पोजीशन अलग होगी। इसलिए हमने इसको बहुत ही इजी करने के लिए हर बार एक ऐसी लोकेशन सिलेक्ट की जिससे नंबर्स की काउंटिंग, डिस्टेंस की काउंटिंग बहुत ही आसान हो जाती है। और वो पॉइंट हमारा है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, 0। तो यह है आपका पोजीशन वेक्टर। आइए बात करते हैं अपने अगले वेक्टर के बारे में, जो कि है फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। यह यहां पर हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, और हमने यहां पर कोई एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए। अगर हम बात करें कि ये ए कहां पर है, तो हम बात करते हैं उसकी पोजीशन के विषय में, यानी कि हम बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो हमने आपसे कहा कि जहां पर बैठकर देखना है वहां से चलेंगे और उस लोकेशन तक पहुंचेंगे जहां पर ये पॉइंट है, और इसे हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर।
तो किसी टाइम आप यहां पर थे और जब आप यहां पर थे तो टाइम हुआ था t, और उस कंडीशन पर आपके पास जो पहला पोजीशन वेक्टर आया, इसका मैं नाम यहां पर रख रहा हूं OA, ये है इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब क्योंकि ये एक पोजीशन है इसलिए इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, और इनिशियल यानी कि पहली पोजीशन के लिए हमने यहां पर लिख लिया x1 y1 और z1। ओके, फिर कुछ देर बाद ये किसी भी रास्ते से ट्रेवल होता हुआ इस लोकेशन पर पहुंचा, और ये जो लोकेशन है ये है B, और जबकि ये B लोकेशन है, दूसरी लोकेशन है, तो x2 y2 और z2 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, निर्देशांक हो गए। बेटा 10th में 9th में आपने निर्देशांक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन वहां पर हमने 2D में पढ़ा है, यानी कि 2 डायमेंशन, केवल x और y। यहां पर हम बात कर रहे हैं स्पेस की, इसलिए तीसरा कोऑर्डिनेट भी यहां पर आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो x2 y2 z2, फिर से हम इसका पोजीशन वेक्टर बनाना चाहते हैं। ओरिजिन, दैट पॉइंट, ये बन गया आपका दूसरा, तो इसे हम कहेंगे OB, ये है आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो अभी आपने देखा इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो OA की वैल्यू की अगर हम बात करें और OB की वैल्यू की बात करें, तो देखिए OA की वैल्यू कितनी होगी। OA है x1 y1 z1, तो हम लिखेंगे x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। हम बात करते हैं OB की, तो ये हो जाएगा x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। तो ये हमारा हो गया OB। तो ये दो वेक्टर हमारे पोजीशन वेक्टर है। बात हम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, और हम लोगों ने 9th में सीखा है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, और विस्थापन के बारे में हमने सीखा था 2 बातें। एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, या हमने दूसरी बात सीखी थी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर। तो देखिए ये है आपकी प्रारंभिक स्थिति और ये है अंतिम स्थिति, और ये जो आप ड्रॉ कर रहे हैं ये आप देख पा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। यानी कि हम यहां पर अगर लिखें AB और इसके ऊपर लगाएं वेक्टर, तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर है। और अगर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो हमने कहा अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल कंडीशंस। तो फाइनल और इनिशियल कंडीशंस के बीच में डिफरेंस की बात करें और उसमें लगा दें वेक्टर, तो हम कहेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर OB और इनिशियल पोजीशन वेक्टर OA, और इनका क्या डिफरेंस, यही क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी OB माइनस OA। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट के लिए आप फाइनल पोजीशन वेक्टर से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखें, यहां पर जब हम इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हम इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पहला टर्म है i कैप का, और जब ये सब्सट्रैक्शन होगा तो i कैप इसमें एज ए कॉमन मिल जाएगा। तो इसको इससे सब्सट्रैक्ट किया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, साथ में आ गया i कैप प्लस y2 माइनस y1, साथ में आ गया j कैप प्लस z2 माइनस z1, और साथ में आ जाता है आपके पास k
k कैप। तो ये आपको जो दिख रहा है ये पूरे ए बी की वैल्यू है और यही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो आपको ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट का मतलब है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। लेकिन अगर वेक्टर के ड्रॉ के बारे में बात करें कि उसे खींचा कैसे जाएगा, तो खींचने के लिए हम उसमें इनिशियल से स्टार्ट करेंगे और फाइनल पे वेक्टर का हेड रखेंगे यानी कि एरो रखेंगे। तो अभी आप समझ पा रहे हैं कि हमारे वेक्टर्स क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और हम उन्हें कैसे ऑप्टिमाइज करके अलग अलग फील्ड में यूज कर सकते हैं। और आपने देखा कि हमारा जो यूनिट वेक्टर है और ऑर्थोगोनल वेक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस वेक्टर एनालिसिस का। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम बात करेंगे इन पर जब हम वेक्टर क्वांटिटीज पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लॉन्च करते हैं, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये वेक्टर एनालिसिस में हम कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्शन करते हैं, इस बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।